माधव गर्मी से बचने के लिए एक तालाब के पास पेड़ की छांव में बैठ जाता है कि तभी उसका बेटा राहुल आता है। पिताजी, पिताजी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं भी माँ की तरह आपको छोड़कर चला जाऊंगा। जिस तरह उन्होंने आपको ठुकरा दिया, आप ना ही एक अच्छे पिता बन पाए और ना ही एक अच्छे पति। ये कैसी बातें कर रहा है राहुल बेटा? मुझे बेटा मत कहिए। अगर आप मुझे इस गर्मी से छुटकारा नहीं दिला सकते तो आपने मुझे पैदा ही क्यों किया? राहुल गुस्से में कुछ कह ही रहा होता है कि तभी माधव जोरदार थप्पड़ राहुल को मार देता है और घने जंगलों की तरफ चला जाता है और जंगल में जाकर सोचने लगता है। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं अपने बच्चों को इस गर्मी से राहत नहीं दे सकता और अब तो वो भी मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। माधव ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे से चमकती हुई मिट्टी दिखाई देती है। ये मिट्टी कैसी है? मैंने तो ये मिट्टी आज से पहले कभी नहीं देखी। फिर जैसे ही वो मिट्टी को छूता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कुछ समय पहले पूर्णिया गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रमा और बूढ़ी माँ शांति और अपने 2 बच्चे राहुल और नेहा के साथ रहता था। खेत में कड़ी मेहनत करने के बाद भी धूप की वजह से सारी फसलें खराब हो जाया करती थी। एक दिन माधव कड़ी धूप में पसीने से लथपथ खेतों में काम कर रहा होता है। हाय रे, ये गर्मी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। पता नहीं ये गर्मी कब कम होगी, लेकिन हम किसान कर भी क्या सकते हैं? मेहनत तो करना ही पड़ेगा। माधव पसीना पोंछते हुए फावड़े को एक तरफ रख देता है और खुद से कहने लगता है। सुबह से ये फावड़ा चलाते चलाते गला सूख गया है और आसपास तो पीने की एक बूंद तक नहीं है। चलो अब घर जाता हूँ, बाकी का काम कल आकर करूँगा। माधव थका हारा पसीने से लथपथ लड़खड़ाते हुए अपने घर आ पहुँचता है। जैसे ही वो घर पहुँचता है तो देखता है कि उसका घर गर्मी की वजह से आग की तरह तड़प रहा है। ये क्या? हमारा घर तो आग की तरह तप रहा है। यहाँ कितनी गर्मी है, गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। अरे इतने समय में आपको इतनी गर्मी लग रही है तो सोचिए हम लोग दिन भर यहाँ कैसे रहते हैं। देखो भाग्यवान, अभी बहस करने की मेरे अंदर शक्ति नहीं बची है। जल्दी से थोड़ा ठंडा पानी ला दो ताकि मुझे सुकून मिल सके और मेरी सांस में सांस आ जाए। सुबह से खेत में मेहनत करते करते बिल्कुल टूट गया हूँ। जल्दी लाओ पानी। अच्छा ठीक है, अभी लाती हूँ। फिर रमा घर के अंदर जाती है और मटकी में पानी देखती है, पर मटकी में एक बूंद तक पानी नहीं होता। रमा माधव के पास जाती है और माधव से कहती है, घर में तो एक बूंद भी पानी नहीं है, मैं अभी पड़ोसन शांता से लेकर आती हूँ। ठीक है, जाओ, थोड़ा जल्दी आना। माधव उदास मन से बाहर की तरफ देखने लगता है। खेत से थका हारा आया हूँ। सभी के घर में पंखा, एसी, कूलर चल रहे होंगे, लेकिन मेरे घर में तो यहाँ ढंग से एक गिलास ठंडा पानी तक नहीं है। तो ये एसी कूलर के सपने कहाँ से देख पाऊंगा? हे भगवान, ऐसा झुलसाने वाला जीवन कब तक दोगे? माधव परेशान होकर पसीने से लथपथ दरवाजे पर बैठ जाता है और रमा पानी लेने कामिनी के घर पहुंचती है। जैसे ही कामिनी रमा को देखती है तो वो रमा से कहती है, अरे रमा बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कामिनी, हमारे यहाँ पानी खत्म हो गया है
वो अभी थके हारे खेत से लौटे हैं। उनका गर्मी से बहुत बुरा हाल है। एक गिलास ठंडा पानी मिल जाएगा क्या? बड़ी मेहरबानी होगी। रमा की बात सुनकर कामिनी को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहने लगती है, अरे तुम्हारे पति थके हारे खेत से लौटे हैं तो इसमें मैं क्या करूं? तेरे पति ने या तूने मेरे ऊपर कोई एहसान किया है क्या जो तुझे ठंडा पानी दे दूं? चल जा यहाँ से। मैं तुझ जैसे भिखारियों को पानी नहीं दूंगी। देखो बहन, ऐसा मत बोलो, मेरे पति को बहुत प्यास लगी है, बस थोड़ा सा पानी दे दो। अगर तेरे पति को प्यास लगी है तो इसमें मैं क्या करूं? जा जा कहीं और जा, कहीं और से पानी मांग ले। और वैसे भी अगर मैंने तुझे पानी दिया और मेरे पति को पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। ये कहकर कामिनी घर के अंदर चली गई और रमा वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई। रमा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो थक कर अपने घर लौटती है और रमा को खाली हाथ देखकर माधव कहने लगता है, क्या हुआ रमा, पानी नहीं लाई? कैसा पानी? कौन सा पानी? अरे तुमने तो मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम करके रखा है। तुम्हारी वजह से आज मुझे लोगों की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ी। रमा गुस्से में लोटा पटक देती है। वो कामिनी अपने फ्रिज की धौंस मुझे दिखा रही थी और देखो उसने थोड़ा सा भी पानी नहीं दिया और मुझे जलील करके रख दिया। आखिर कब तक हम ये गरीबी वाला जीवन जीते रहेंगे? मैं थक गई हूँ इस गरीबी वाले जीवन से। माधव चुपचाप रमा की बातें सुनता रहता है और उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। सबके यहाँ कूलर है, पंखे हैं, एसी है और हमारे पास ना ही ढंग का एक पंखा है और ना ही कूलर है और ना ही एक बूंद ठंडा पानी पीने को मिलता है। मैं अब और इस गरीबी वाले जीवन में नहीं रह सकती। देखो भाग्यवान, मैं मेहनत तो करता हूँ, अब अगर किस्मत साथ नहीं दे रही तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी बकवास भरी बातें अब और नहीं सुनने वाली। अगर तुम मुझे और बच्चों को खुश देखना चाहते हो तो तुम्हें और मेहनत करनी होगी। माधव कुछ कहने की कोशिश करता है पर रमा उसे टाल देती है। जल्दी से जल्दी हमारे लिए नया पंखे का इंतजाम करो। मैं अब और इस गरीबी और जहन्नुम भरी जिंदगी में नहीं रह सकती। रमा गुस्से में आग बबूला होकर कमरे के अंदर चली जाती है। अपनी पत्नी की इस तरह की बातें सुनकर माधव की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी माधव की बूढ़ी माँ शांति माधव के पास आती है। चुप हो जाओ बेटा, देखना एक ना एक दिन हमारी हालत जरूर बदलेगी। पर कब माँ? मैं अब थक गया हूँ, अपनी पत्नी और बच्चों की छोटी सी ख्वाहिशें तक पूरी नहीं कर पाता। इतने में माधव का बेटा राहुल वहाँ आ जाता है और माधव से कहने लगता है, पिताजी मुझे कूलर चाहिए। मेरे सब दोस्तों के पास कूलर है, बस हमारे पास ही नहीं है। बेटा ये कैसी जिद है? पिताजी की हालत तो देखो, वो अकेले कितना करेंगे। थोड़ा सब्र रखो, तुम्हारे पिता मेहनत करेंगे तो जरूर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। हर साल आप यही कहती हैं दादी, पर अब मैं और सब्र नहीं कर सकता। मुझे कूलर चाहिए तो चाहिए। राहुल गुस्से में माधव के करीब जाकर खड़ा हो जाता है। सबके पिताजी अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, लेकिन मेरे पिता तो ढंग से 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं कर पाते। मुझे शर्म आती है आपको अपना पिता कहते हुए। हाँ। राहुल इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। माधव कुछ नहीं कहता और चुपचाप घर से बाहर निकल पड़ता है। मेरा बेटा कितना परेशान है, फिर भी भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं? माधव रास्ते में चलते हुए खुद से बात करता है। आज कुछ भी हो जाए, मैं काम की तलाश करके ही रहूंगा। अब खेती बाड़ी से कुछ नहीं होने वाला। कितना भी बीज बोलो, खेत में फसल ढंग से होती नहीं। सब ठीक ही तो कहते हैं। मैं एक नालायक इंसान हूँ जो कुछ नहीं कर पाया, पर अब और नहीं। मैं बहुत मेहनत करूंगा और अपने बच्चों की जिंदगी सुधारूंगा।
माधव काम की तलाश में एक गांव वाले के पास जाकर दरवाजा पीटने लगता है। अरे क्यों रे, घर का दरवाजा क्यों पीट रहे हो, क्या बात है? मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगा। अरे भाई, वैसे ही पूरे गांव का बुरा हाल है, मैं तुम्हें काम कहां से दूंगा? मेरे पास कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। माधव उदास होकर वहाँ से निकल पड़ता है। वो पूरे गांव में भटकता है और लोगों से काम मांगता है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं और गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। घर का एक पुराना टूटा फूटा पंखा था, वो भी खराब हो जाता है। और एक दिन गर्मी और चिंता के कारण माधव को अचानक चक्कर आता है और वो घर में ही गिर पड़ता है। अरे ये क्या, आप अचानक चक्कर खाकर गिर क्यों गए? क्या हो गया? माँ जी देखिए ना, इन्हें क्या हो गया? शांति भागकर आती है और माधव की हालत देखकर घबरा जाती है। इस घर की और तुम्हारी चिंताओं ने मेरे बेटे की क्या हालत कर दी। हे भगवान, ये तो पूरी तरह से बीमार पड़ गया, इसे जल्दी बिस्तर पर ले चलो। शांति और रमा माधव को बिस्तर पर लेटा देती है। माधव होश में नहीं आता। मुझे जल्दी वैद्य जी को लेकर आना होगा। शांति भागकर वैद्य जी को लेकर आती है, जो माधव की जांच करते हैं। वैद्य जी, क्या हो गया मेरे बेटे को? ये ठीक तो है ना? गर्मी और लू की वजह से ये बहुत कमजोर हो गया है और अब कुछ दिनों तक ये बिस्तर से उठ भी नहीं सकता। अगर आप अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहती हैं, तो इसे कम से कम 1 महीने तक आराम की सख्त जरूरत है। ये कहकर वैद्य जी चले जाते हैं। वैद्य जी के जाते ही रमा कहने लगती है, बस अब इसी की कमी बची थी। घर चलाना पहले ही मुश्किल था और गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है, ऊपर से अब तुम हम पर एक बोझ बन गए हो। माधव की आंखें खुलती है और रमा की बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रमा, अब बस कर, तू हर वक्त मेरे बेटे को कोसती रहती है, देख नहीं रही इसकी जान पर बनाई है। अब तो कम से कम इसके खिलाफ मत बोल। माँ जी, आपके ये दुखड़े सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। आप दोनों माँ बेटे की वजह से मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी खराब हो गई है। तभी राहुल वहाँ आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ माँ, मुझे ठंडी ठंडी आइसक्रीम खानी है। घर के बाहर सभी बच्चे आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेकर खा रहे हैं। अरे बेटा, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं तुम्हें आइसक्रीम कहाँ से दिलाऊं? तेरे बाप को तो अब बीमारी ने पकड़ लिया है, जो 2 रुपए कमाता था अब वो भी बंद हो गए। मुझे तो इन्हें पिता कहने में भी शर्म आती है माँ। रमा और राहुल माधव को बहुत खरी खोटे सुनाते हैं, जिससे माधव की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, पर वो कुछ भी नहीं कहता। धीरे धीरे राशन खत्म हो जाता है। अब बस बहुत हो गया, मैं अब और इस भिखारी वाले घर में नहीं रह सकती हूँ। मैं जा रही हूँ बच्चों को छोड़कर, यहाँ से बहुत दूर। रमा, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम बच्चों को छोड़कर चली जाओगी तो मैं ये घर कैसे चलाऊंगा? ऐसा मत करो, भगवान के लिए ऐसा मत करो। रुक जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ। रमा माधव की एक नहीं सुनती और घर से बाहर निकल जाती है, जहाँ जमींदार रघुनंदन खड़ा मिलता है। देखो रमा, मैं जानता हूँ तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। क्या सच में सेठ जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इन बच्चों को इसके पास छोड़ दो और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। रघुनंदन की बात सुनते ही रमा की आंखों में एक रहस्यमयी चमक आ जाती है
और वो वहीं अचानक जमींदार की आंखों के सामने एक पुराना मंजर घूमने लगता है। सेठ रघुनंदन गांव का सबसे अमीर और नामी सेठ था। रमा और माधव एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन दोनों तालाब के किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। माधव, हम कब शादी करने वाले हैं? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। तुम जानते हो, मेरे माता पिता की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इसलिए अब हमें जल्दी शादी कर लेना चाहिए। रमा, मुझे थोड़ा समय दो। तुम तो जानती हो कि अभी मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और इस हालत में मैं शादी नहीं कर सकता। मेरे ऊपर घर की बहुत जिम्मेदारी हैं। लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। बहुत जल्द हम दोनों शादी कर लेंगे, सच में। दूर खड़े सेठ रघुनंदन की नजर रमा पर टिक जाती है। ये रमा कितनी खूबसूरत लड़की है। मैंने इतनी खूबसूरत लड़की आज से पहले कभी नहीं देखी। ये तो अब मेरी होगी। रघुनंदन रमा को घूरने लगता है। माधव वहाँ से चला जाता है और रघुनंदन रमा के पास पहुँचता है। सेठ जी, आप यहाँ? ओहो, तुम ये सेठ जी कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हारी ये खूबसूरती किसी भिखारी के साथ बिताने के लिए नहीं है। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें अपने महल की ठकुराइन बनाकर बहुत खुश रखूंगा। देखिए सेठ जी, आपने जो कहा सो कहा, लेकिन दोबारा ऐसी बात मत कहिएगा। मैं माधव से बहुत प्रेम करती हूँ और उससे दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। रमा गुस्से में रघुनंदन की तरफ देखती है। आप यहाँ से चले जाइए। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं इस गांव का ठाकुर हूँ, सबसे बड़ा जमींदार। तुम मुझे इस तरह नहीं ठुकरा सकती। मेरे लिए प्रेम सबसे ज्यादा मायने रखता है। तुम मेरे और मेरे प्रेमी के बीच कभी नहीं आ सकते। अब चले जाओ यहाँ से। रमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों में रमा और माधव की धूमधाम से शादी हो जाती है।